Hello students, welcome to the Chetan Bharat Learning, and today we will discuss 10 MCQ from environment। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं एयर पोल्यूशन की। तो एयर पोल्यूशन प्लस वाटर पोल्यूशन है ना, वाटर पोल्यूशन। तो आज इसके बेस पे हम आपके साथ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो 10 एमसीक्यू हम लेके आए हैं, आइए चलते हैं। देखिए जो हमारा पहला सवाल है, बट इसको बताने से पहले मैं यही बोलूंगा, एक बार आप क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर को देखेंगे और उसके बाद जो है हमारे साथ मैच करेंगे। डन, ओके। तो कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। देखो यहाँ से यूपीएससी ने ऑलरेडी सवाल बना रखा है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर द एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। Ozone formed in the troposphere is a secondary pollution. Carbon monoxide is a secondary pollutant. Photochemical smoke is mainly caused by the secondary pollutants. तो अपने को इसमें बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। आइए, तो ये आपके ऑप्शन है, आपको पता है वो। तो देखो हमारी जो स्टेटमेंट फर्स्ट वो क्या है, क्या कह रही है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्या वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। तो बात बिल्कुल सही है बच्चे। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो डायरेक्टली रिलीज होते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। क्लियर। सेकेंडरी क्या होंगे, जब प्राइमरी आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, उसके बाद जो है अपने को सेकेंडरी प्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर। तो ओजोन क्या है बच्चे, वो फॉर्म्ड हो रही है ट्रोपोस्फेयर में, बिल्कुल सही बात है। और ये ओजोन कौन सी होगी, ये बैड ओजोन होती है ना, अच्छी ओजोन नहीं होती है। ओके, क्या करती है ये, ग्रीन हाउस गैस बन जाती है यहाँ पर चलो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या है, एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, तो बात बिल्कुल सही है बच्चे। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं, वो जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट करते हैं तो वो क्या कर देंगे, एटॉमिक ऑक्सीजन यानी एक सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन का एटम जो है उसको छोड़ देते हैं। तो जब वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है तो वो ओजोन बना देता है। तो ये क्या हुई, ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हुआ, बिल्कुल सही बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, तो ये बात गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है बच्चे, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का तो वो CO प्लस O में टूटता है। तो CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत अच्छी बात है, समझ गए हो आप। फोटोकेमिकल स्मोक इज मेनली कॉज्ड बाय द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, तो बात ये भी सही है कि जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ही है। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होने वाला है, जहां पर तीनों ही हमारी स्टेटमेंट सही है। गलत कौन सी है, हमारी थर्ड स्टेटमेंट गलत है। देखो कितना सही है ना, थर्ड स्टेटमेंट गलत है बट फिर भी हमारा आंसर क्या है, सी है ना, यही है खूबसूरती। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दो क्या है सर, दीज आर द पोल्यूटेंट्स। क्या है ये, पोल्यूटेंट है। कौन से पोल्यूटेंट्स है अब ये नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन में आप देखिएगा इसको, ठीक है। तो ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ना, इनकी ये ही एक क्या होते हैं, जब इनकी जो है क्वांटिटी और क्वालिटी जब इंक्रीज हो जाती है इनटू द एटमॉस्फेयर, तो ये जो है एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं और एयर को पोल्यूट करते हैं। तो इन्हीं को हम हमारे पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अब पहले स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, मेनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बिल्कुल सही बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज ए हायर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन, फॉर्मिंग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। Volatile organic compound are only produced from anthropogenic sources like vehicles and industries. देखो volatile organic compound play a key role in the formation of secondary pollutants such as tropospheric ozone and photochemical smoke। तो बच्चों अपने को इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। आपके ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं, आइए देखते हैं।
देखिए, अगर मैं बात करता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो जैसा कि मैंने बोला था वो एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। कैसे बनती है तो वो मैं बता चुका हूं, इनकम्प्लीट कंबशन होता है जब फॉसिल फ्यूल्स का, तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलती है। बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी होती है कनेक्ट करने की विद हीमोग्लोबिन, वो ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। तो ये क्या करती है, जब ये हम इनहेल कर लेते हैं तो क्या करेंगे, जब ये हमारे ब्लड में जाके हमारे हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना चाहिए था बट वो नहीं बन पाता, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, सांस नहीं आएगी, है ना। ये अक्सर हमें कहाँ देखने को मिलता है, जब आप कमरे में बैठे हो, वहां पर आपने आग जला रखी हो लकड़ी से और आग जो है नहीं जल रही, धुआं ज्यादा हो गया है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ही रिलीज कर रहा है। क्लियर। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एंथ्रोपोजेनिक, गलत बात है ना। एंथ्रोपोजेनिक से थोड़ी होते हैं, दोनों से हो जाते हैं, नेचुरल से भी होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मतलब कि ह्यूमन इंड्यूस्ड। क्लियर। तो बोलने का मतलब है कि ओनली एंथ्रोपोजेनिक से, ये बात गलत है। देखो, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ ऐसे होते हैं, वोलेटाइल ऐसा होता है कि जब वो रूम टेम्परेचर पे आता है तो वो इवेपोरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड, आपने देखा होगा उसको पेंट्स में यूज किया जाता है, और जब आपने वो देखे होंगे ना स्प्रे वाले पेंट्स, तो उसमें यही वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ही इसमें यूज होता है। तो क्या होगा, लास्ट स्टेटमेंट क्या है कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्ले की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। बच्चे, सेकेंडरी पोल्यूटेंट को बनाने में ये की रोल अदा कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। तो मतलब गलत कौन सी स्टेटमेंट है, थर्ड गलत है। करेक्ट पूछा है तो C3 ओनली जो होगा हमारा राइट आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेंजीन और इथाइलिन। ये क्या है सर, दीज और आर आल्सो एयर pollutants, these are also air pollutants। तो ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। बढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है बेंजीन इज ए वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ए प्राइमरी पोल्यूटेंट। बोल रहा है कि बेंजीन एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, मेनली रिलीज्ड फ्रॉम द व्हीकल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक एंड द इंडस्ट्रियल एमिशंस। की मेनली कहां से निकल रही है, इंडस्ट्रियल एमिशन से निकल रही है। ओके, ये आपको पता है। बेंजीन इज नोन फॉर ह्यूमन कार्सिनोजन एंड long term exposure is linked to leukemia। बच्चे, leukemia is a type of cancer, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। Ethylene act as a plant hormone that accelerate fruit ripening and in the atmosphere contributes to photochemical smoke formation। बच्चे, both benzene and ethylene are the secondary pollutants formed through the atmospheric reactions। तो अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। चारों स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने पढ़ दी हैं। ओके, आइए देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। तो पहले स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी। वोल्केनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, और ये प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं क्योंकि डायरेक्टली रिलीज हो जाते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। दूसरा क्या है बच्चे, बेंजीन जो है, अच्छा पहले, हाँ ठीक है, तो बेंजीन की बात कर रहे थे, तो बेंजीन जो है एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, बात सही है। देखो, बेंजीन जो है वो कार्सिनोजन होती है, कैंसर करती है, ल्यूकीमिया, बात ये भी सही है। इथाइलिन क्या होता है, इथाइलिन जो है यूज किया जाता है बच्चे इन द फ्रूट रिपनिंग। अगर आपको पता है कि इथाइलिन का यूज होता है जो फ्रूट्स होते हैं उनको जो है जल्दी ग्रो करने में, है ना, उनको जो है, जो उनको क्या बोलते हैं उसको, पक्का करने में, है ना। क्लियर, उनको पकाने के लिए इसको यूज किया जाता है। एंड इन द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूट्स टू द फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन। तो बात ये भी बिल्कुल सही है, एटमॉस्फेयर में फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन में बेंजीन का एक यूज होता है, रोल होता है। अब देखिए, बोला गया है कि बेंजीन और जो इथाइलिन है दोनों ही सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, तो बात गलत है, दोनों ही क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है कि कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है इनकी एक लिस्ट तैयार कर लेनी है। क्लियर, तो इसमें हमारा आंसर क्या रहने वाला है, हमारी फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, यानी हमारा आंसर फिर से क्या होने वाला है, 3 ओनली इज आर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑन द यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन क्यों आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिलेटेड है विद द वाटर पोल्यूशन से।
देखिए वाटर पोल्यूशन से ये रिलेटेड है। अब वाटर पोल्यूशन में जब एग्रीकल्चर रन ऑफ या अदर कुछ रन ऑफ होंगे, इंडस्ट्रियल रन ऑफ होगा, तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट रिच जो भी होंगे हमारे प्रोडक्ट्स, वो थ्रू द रन ऑफ कहाँ चले जाएंगे, वाटर बॉडी में चले जाएंगे। अब वाटर बॉडी में जाके क्या करेंगे वो क्वेश्चन में देखते हैं। देखो एक्सेस नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इनपुट कैन ट्रिगर एल्गल ब्लूम्स। Cultural eutrophication is human accelerated by seaways and fertilizers. Eutrophication invariably increase dissolved oxygen throughout the water column. Okay, bottom water anoxia can cause fish kills and internal phosphorus loading फ्रॉम सेडिमेंट्स। तो अपने को इसमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। देखिए अगर मैं पहली स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं तो आपको पता है कि जब किसी भी कोई लेक होगा, कोई भी जगह होगी जहां पर जो है न्यूट्रिएंट्स आएंगे, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो यहाँ पर यूट्रोफिकेशन कर देंगे, वो वहां पर एल्गल ब्लूम को जो है प्रोड्यूस करेंगे। बात बिल्कुल सही है। तुमको ये भी पता होगा कि कल्चरल जो यूट्रोफिकेशन हो सकती है वो क्या होती है, उसमें ह्यूमन एक्सेलरेटेड यानी ह्यूमन इंड्यूस्ड, चाहे वो सी वेज वाटर हो चाहे वो फर्टिलाइजर के थ्रू हो, तो वो उसको इंड्यूस किया जाता है। तो बात ये भी सही है। यूट्रोफिकेशन बच्चे क्या करती है सर, यूट्रोफिकेशन का काम है न्यूट्रिएंट का किसी वाटर बॉडी में जाना, और उस न्यूट्रिएंट से क्या हो रहा है, वो एल्गल ब्लूम जो है हमारे पास आ रहा है। अब एल्गल ब्लूम क्या करेगा, जो पानी के अंदर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होगी उसको खा जाएगा। तो इससे क्या होगा, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो कम हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी सर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट हमारी फिर से सही है कि जब एनोक्सिया का मतलब होता है कंप्लीट ऑक्सीजन का न होना, जब नहीं होगी तो फिश क्या होंगी, किल्स हो जाएंगी, और इंटरनल जो फॉस्फोरस जो है वो लीड करेगा फ्रॉम द सेडिमेंट्स। तो ये अपने को पता होना चाहिए। हमारी जो तीसरी थ्री ओनली इज आर राइट आंसर, और जिसमें हमारी कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी सही है। क्लियर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एसिड रेन से एक सवाल पूछा गया है। अब एयर से क्या होता है, देखो एयर पोल्यूशन से क्या होता है, एयर पोल्यूशन से आपके कुछ गैसेस होती हैं वो जाती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये क्या होंगे, ये जब एयर में जाएंगे तो ये किसको इंड्यूस करेंगे, यहाँ से ये क्या बना देंगे बच्चे, ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये अपने को पता होना चाहिए। अब जब इसमें कन्वर्ट होंगे तो ये क्या कर देंगे, ये एक चीज को इंड्यूस करेंगे जिसको बोला जाता है एसिड रेन। अब एसिड रेन से लेके आपसे सवाल आया है, मुझे लगता है मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया है। चलो पढ़ते हैं। इट इज कोज्ड मेनली बाय द सल्फर डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन NOx एमिशन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। एसिड रेन का पीएच हमेशा ही लेस देन होगा 5.6। Acid rain affect only aquatic system but not terrestrial ecosystem. Liming of the lakes is one of the major mitigate the acid rain impact. देखो बहुत ही बच्चे प्यारे सवाल पूछ रहा हूँ, फिर से बोल देता हूँ, बहुत ही प्यारे सवाल है। कैसे, क्योंकि जो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा इसको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बनाया जाता है, और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे तैयार किए गए हैं, सीक्वेंस वाइज तैयार किया गया है। पहले आपको एयर पोल्यूशन समझाया, उसके पोल्यूटेंट्स के बारे में बताया, फिर अब जो है हम बात कर रहे हैं उससे जो एसिड रेन इंड्यूस हो रही है उसके बारे में सवाल पूछा गया है। देखो तो इसमें एसिड रेन का जो पीएच है वो 5.6 से कम बोला गया है, तो बात ये भी बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है। क्लियर। एसिड रेन अफेक्ट ओनली एक्वाटिक सिस्टम को कर रहा है, नहीं यार, एक्वाटिक को तो कर रहा है, मैरीन इकोसिस्टम को तो खराब कर रहा है एसिड रेन, बट क्या टेरेस्ट्रियल को कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तुमको पता नहीं है ताज ट्रेपीजियम केस, जहां पर बोला गया था कि ताजमहल जो है इस एसिड रेन के कारण उसका जो लाइमस्टोन है वो मार्बल जो है वो उसको दिक्कत आ रही है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अपना टेक्सचर बदल रहा है। तो यहाँ के रिलेटेड फिर वहां पे एक रीजन था, इतने किलोमीटर तक वहां पर जो फॉसिल फ्यूल है वो नहीं चलेंगे, ये इसमें बोला गया था। तो हम जो है इतना उसमें तो नहीं जाएंगे, पर इतना बता देता हूं कि बिल्कुल टेरेस्ट्रियल पे भी ये फर्क डालेगा। तो मतलब कि ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट गलत है। बच्चे लाइमिंग ऑफ द लेक्स, अब जो लाइमिंग ऑफ द लेक्स है ना, इससे आप मिटिगेट कर सकते हैं किसको सर, एसिड रेन को। बात बिल्कुल ही सही है।
देखो लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, क्विक लाइम कहते हैं इसे। ये क्या करेगा, ये मिटिगेट करने में हेल्प करेगा एसिड रेन को। डन। तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, 3 हमारी करेक्ट है, इसमें तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब यहाँ पर भारत ने, नेशनल ने, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने कौन सा इनिशिएटिव निकाला है इस चीज को टैकल करने के लिए, है ना। तो इससे बेसिकली जो वेहिकुलर, जो वहां से पोल्यूशन आ रहा था वेहिकुलर का, वहां से उसको कम करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जिसको बोला गया था भारत स्टेज। तो वेहिकुलर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अब भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड रेगुलेट वेहिकुलर एमिशंस को, बात बिल्कुल सही है। BS6 नॉर्म्स मैंडेट कर रहे हैं द यूज ऑफ डीजल पार्टिकुलेट एंड डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर्स एंड एडवांस्ड कैटालिटिकल कन्वर्टर्स। तो इसकी हमने जब भी हम पढ़ते हैं भारत स्टेज को में, तो वहां पर हमने एक टर्म सुन रखी है कि अगर आपको एयर पोल्यूशन को व्हीकल्स में कंट्रोल करना है तो उनके साइलेंसर में, जो बाइक का या गाड़ी का साइलेंसर होता है, वहां पर एक कन्वर्टर लगा दिया जाता है, इसको बोलते हैं कैटालिटिकल कन्वर्टर। तो ये भी एक कारण है कि जिससे गाड़ियों की कीमत बढ़ रही है और मतलब कि इससे जो है लगातार इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके कैटालिटिकल कन्वर्टर से हम जो है कुछ मेटल को इंड्यूस करते हैं, कौन कौन सी, जिसमें एक प्लेटिनम होती है, प्लेडियम होती है, रोडियम होती है। तो ये कुछ जो है कॉस्टली कुछ मेटल्स होती हैं, इस कारण भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बिल्कुल क्या करेंगी, जो है पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगी। तो बात ये भी बिल्कुल सही है। सल्फर कंटेंट इन BS6 फ्यूल्स इज कैप्ड एट 10 ppm, यानी 10 पार्ट्स पर मिलियन रह गया है सल्फर कैप्शन को, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी सही है। लेड पेट्रोल, बच्चे लेड पेट्रोल को पहले यूज किया जाता था क्योंकि इंजन की जो आवाज थी उसको कम करने के लिए, तो इसको यूज करते थे एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में, इसको यूज करते थे। क्लियर। तो ये थोड़ा अपने को पता होना चाहिए। और क्या ये यूज किया जाता है रूरल इंडिया में, तो बात गलत है, रूरल इंडिया में भी इसको यूज नहीं किया जाता, कहीं भी नहीं किया जाता। ओके, इसी के लिए ही आपने इसकी जगह पर जो है हमने ये नॉर्म्स को डाला है, तो आपको ये पता होना चाहिए। हाँ, ऐसे ही इससे पहले देखो भारत स्टेज जो है 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब भारत स्टेज 4 जो है, अगर आपको याद होगा, तो 2017 यानी 1 अप्रैल 2017 को जो है BS4 को लागू कर दिया गया था, और BS6 जो है वो 2020 से जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ है। तो जब भी तुमने सुना होगा कभी भी कि यार गाड़ियां बहुत सस्ती हो गई हैं, जो भी बहुत सस्ता है ले लो, तो ले लो का मतलब ये होता है कि जो डीलर्स होते हैं उनके पास बहुत स्टॉक पड़ा होता है। अब जैसे BS6 आया होगा तो BS4 का स्टॉक होगा, तो अब उसको वो जल्दी से जल्दी बेचना है, नहीं तो फिर वो इस डेट के बाद उसको यूज नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये मुझे लगता है मैंने काफी अच्छा समझा दिया है। अब कल को BS8 आएगा तो तुम लोग भागोगे व्हीकल लेने के लिए, है ना। तो ये हमारा आंसर क्या होने वाला है, 3 ओनली होने वाला है, क्योंकि पहली, दूसरी, थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही सही है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जितना छोटा उतनी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। कैसे? अब तुमसे एग्जामिनर पूछेगा कि इनमें मुझे बताइए करेक्टली मैच कौन कौन से हैं, कौन कौन से करेक्टली मैच हैं, क्या है ये। देखो नाइट्रेट जो है ये वाटर पोल्यूशन से सवाल है कि अगर नाइट्रेट का ज्यादा जो है क्वांटिटी अगर वाटर में होगी और उसको तुम पानी को पी लेते हो तो तुमको कौन सा डिसीज होगा। बच्चे नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये ज्यादातर जो है बच्चों में देखा जाता है, तो उनकी जो बुद्धि होती है, मेंटल एबिलिटी होती है, उसको रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक से होने वाला जो डिसीज है उसको बोलते हैं आर्सेनिकोसिस। बच्चे इसका एक और नाम है, इसको बोला जाता है ब्लैक फुट डिसीज, है ना। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक फुट डिसीज। तो ये आप अपनी कॉपी पे इसको लिख लीजिएगा। मरकरी से मीना माता डिसीज होता है, बात बिल्कुल सही है। तो यानी ये तीनों ही क्या है, बिल्कुल सही हमारे आंसर होने वाले हैं। तो ऑल 3 क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी सेम है कि फ्लोराइड की जब ज्यादा क्वांटिटी अगर हमें ड्रिंकिंग वाटर में देखने को मिलेगी तो उससे कौन सा डिसीज हो सकता है, तो यहाँ से हो सकता है स्केलेटल फ्लोरोसिस। बच्चे ज्यादातर इससे बोन डिसीज होते हैं, शरीर का अकड़ जाना, हड्डियों का अकड़ जाना, है ना, दांतों का डिफॉर्म होना, ये सारे जो है फ्लोरोसिस से यानी फ्लोराइड से रिलेटेड है। तो इसको जो है एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं नोकनी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं बच्चे? नोकनी सिंड्रोम। तो ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा, नोकनी
सिंड्रोम, नोक नी सिंड्रोम, ठीक है। और कैडमियम से क्या होता है, ताई ताई डिसीज होता है, बिल्कुल सही बात है बच्चे। लेड का जो है, लेड वही है। अब लेड को बेसिकली यूज किया जा रहा था एज ए एंटी नोकिंग एजेंट, ताकि वो रिड्यूस कर देगा जो आवाज होती है, नॉइस होती है इंजन की, तो उसको कम करने के लिए यूज किया जा रहा था। बट जब वो एग्जॉस्ट से वो जो धुआं निकल रहा था, उसके साथ में लेड भी निकल रहा था, तो वो पॉइजन कर रहा था। वो लेड जो है लोगों के एयर में जाके घुल के लोगों को जो है हार्म कर रहा था। बट उससे क्या हो रहा था, उससे बच्चे न्यूरोलॉजिकल डैमेज किया हो रहा था बच्चों में, ज्यादातर ये हमें देखने को मिल रहा था। तो हमें करेक्टली मैच बोलना है, तो हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं होगा, हमारा सी ओनली 3, मतलब इसमें तीनों ही सही मैच है, वो हमारा राइट आंसर होने वाला है। डन। बढ़ते हैं। देखो अब हमने वोटर पोल्यूशन की बात की थी आपके साथ, तो वोटर पोल्यूशन को लेके उसको रिजर्वेशन के लिए भी, उसको कंजर्वेशन के लिए भी एक जो है प्लान एक लाया गया है, तो उससे भी हमने क्वेश्चन बनाया है। देखो वाटर पोल्यूशन जो है, द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान टारगेट क्लीनिंग एंड द रेजुमेशन ऑफ रिवर्स सच एज गंगा एंड यमुना। बच्चे नमामि गंगे प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेटेड रिवर कंजर्वेशन इनिशिएटिव विच लॉन्च्ड इन 2014 और 15। Installing STP is the sewage water treatment plant, is a method to reduce industrial and the domestic water waste water discharge। तो ये आपको 3 स्टेटमेंट है, अपने को बताना है कौन सी करेक्ट है। देखो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जो है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कब लॉन्च होता है, 1995 में, है ना। 1995 में ये लॉन्च हो रहा है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नमामि गंगे प्रोग्राम जो है वो 2014-15 में लॉन्च होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमारी अगेन हो गई कि अगर आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाओगे तो आप रिड्यूस कर रहे हो इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर डिस्चार्ज को। क्लियर। तो अपने को करेक्ट बताना है, तो करेक्ट ऑल 3 हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होने वाली है, बात बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हमारे 10th और लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब सरकार ने एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाए गए हैं, है ना, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इससे पहले आता था नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि बेसिकली उसमें हम 12 जो थे पॉल्यूटेंट्स को काउंट करते थे, है ना। 12 हट जाता हूँ एक बार पीछे, 12 पॉल्यूटेंट्स को हम काउंट करते थे। तो ये नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स था, जो कि बेसिकली 2009 में लॉन्च हुआ था। और ये जो है आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2014 या 15 में लॉन्च हुआ है, 2015 में हुआ है ना, तो 2015 में हुआ है ये। तो आप एक बार कमेंट में इसको बिल्कुल जो है बोल देंगे कि सर बिल्कुल सही है, 2015 में ही हुआ है, बता देंगे एक बार। ओके तो नेशनल AQI इज बेस्ड ऑन द 8 पॉल्यूटेंट। पहली स्टेटमेंट, द गुड कैटेगरी कोरिस्पोंड टू एन इंडेक्स of 0 to 50 with minimal health impact. The AQI is calculated by summing concentration of all pollutants and the AQI breakpoint for each pollutant are standardized nationally। तो अपने को इसमें करेक्ट बताना है, क्या बोला, करेक्ट बताना है। आइए बात करते हैं। देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स 2015 में ही लॉन्च हुआ है और उसका जो है 8 पॉइंट पॉल्यूटेंट्स की ही बात कर रहा है, बिल्कुल सही है। अब उसमें जो है गुड है कैटेगरी, सेटिस्फैक्टरली है, उसके बाद बैड है, उसके बाद आ जाएगी जो है गुड के बाद आएगी सेटिस्फैक्टरली, फिर आएगी बैड, फिर बहुत पुअर, मतलब कि पुअर आ जाएगी, वेरी पुअर आ जाएगी और सीवियर आ जाएगी। तो इस तरीके से कैटेगरी को डिवाइड कर रखा है। तो गुड जो है बिल्कुल 0 से 50 के बीच में आता है, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय द समिंग कंसंट्रेशन ऑफ ऑल पॉल्यूटेंट। बच्चे एयर क्वालिटी इंडेक्स कभी भी सम नहीं होता है कंसंट्रेशन ऑफ ऑल जो हमारे पॉल्यूटेंट्स है। इसमें होता है कि जो सब इंडिसेस चलता है ना, हर एक पॉल्यूटेंट की अपनी एक वैल्यू होती है, तो इसमें सम नहीं होता है, सब इंडिसेस पे काम चलता है। तो AQI ब्रेक पॉइंट फॉर ईच पॉल्यूटेंट आर स्टैंडर्डाइज्ड नेशनली। तो बात ये सही है हमारी। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है, बाकी हमारी स्टेटमेंट सही है। तो C जो होगा 3 ओनली इज आर राइट आंसर, है ना। एक बार हट जाता हूँ, आप देख लीजिएगा इसको। तो आज जो है हमने 10 क्वेश्चन पे बात की है, जो कि एयर पोल्यूशन से और वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड थे, जहां पर हमने पूरे चैप्टर को इन 10 क्वेश्चन से रिवाइज करने का जो है
प्रयास किया है। अब हम जो है नेक्स्ट जो है एक लेक्चर लेके आ रहे हैं जहां पर हम अगेन 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे, जहां पर हम बात करने वाले हैं जिसमें सॉइल हो गया, नॉइस हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, ई वेस्ट हो गया। तो मतलब कि सारे जो जितने भी हमारे अदर पोल्यूशन है उनसे हम 10 क्वेश्चन बना के लेके आएंगे आपके लिए। तो ऐसे ही बने रहिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वारी है, कोई लगता है कोई ऐसा पॉइंट, या अगर आप टीचर को एक प्रेस करना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। चलो आज के लिए फिर इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।